नोट्स बना लिए आप लोग? नहीं बनाए अभी नोट्स? लिखाएंगे आज से ना, शुरू करेंगे आज से। करें शुरू, रुक जाए कुछ दिन। होमवर्क दिए थे ना आप लोग को? हाँ बोले थे कि उसको लिख के लाइएगा। लिखे आप लोग? है लिखे? हाँ सुन लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ना। आपको उस दिन बताए थे कि द्रव्य किसे कहते हैं, ये चीज बताए थे। द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो। कितने भागों में बांटा गया? दो। एक जो भाग होता है वो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन के आधार पर। और भौतिक का मतलब बताए थे कि बाहर से टच करके, फील करके, देख करके, यही क्या है भौतिक। और दूसरा पार्ट क्या बताए थे? रासायनिक परिवर्तन। यही था ना दो पार्ट। और उसके बाद कहे थे कि भौतिक भी आगे चल के 3 और 5 में बढ़ता है ना। 3 कहिए या फिर आप 5 कहिए, हालांकि पांचों सही है, लेकिन आप उसका नाम गिना देंगे तो। हाँ देखिए, ठोस, द्रव और गैस, और चौथा प्लाज्मा और बीसी। ज्यादातर लोग 3 ही मानते हैं, लेकिन आप 5 भी जानकारी में रखे रहिए, क्योंकि कभी कभी जब पीसीएस वगैरह का एग्जाम देने जाएंगे आप लोग, तो उसमें जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो पूछा था, एक बार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो क्या कहेंगे? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और 5वीं पूछेगा तो बीसी। बी स्टैंड्स फॉर बोस। ई, ई क्या, ई से क्या बनता है? आइंस्टीन। और सी से कंडेंसेट। देखो दो ही वैज्ञानिक है, एक बोस और दूसरा आइंस्टीन। और सी से कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है ठंडा कर देना। ठीक है। और इधर क्या बताया था कि रासायनिक परिवर्तन कितने टाइप से बढ़ता है? दो। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध। अशुद्ध कितने टाइप से बढ़ता है? जाके दो। तत्व और यौगिक। और तत्व भी जाके कितने टाइप से बढ़ता है? 3। धातु, अधातु और उपधातु। यही था ना। और उधर बताए थे आपको कि जो यौगिक होता है ये कितने टाइप से बढ़ता है? 2। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, और आज हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। कॉपी आप लोग लाए हैं? बना लीजिएगा। और सबसे पहले पेज पे आप लोग क्या लिखेंगे? सिलेबस। क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है तो आगे कैसे चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको जाना है यहाँ से, एक जगह है आगे, कोई पार्क मान लीजिए ना। यहाँ पर एक अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, जिसको शहीद पार्क के नाम से जानते हैं, सुने होंगे आप लोग। अगर आपको यहाँ से वहां जाना है तो रास्ता भी तो पता होना चाहिए। तो सिलेबस हमको क्या देता है? रास्ता। मंजिल पर जाने का रास्ता यहीं से होकर जाएगा। ठीक है। तो सिलेबस लिखते जाओ आज। और इसको आप लोग पहले पेज पे उतार लेंगे। फेयर जो पेज बनाएंगे 110 रुपये वाली कॉपी, पहले पेज पे ये लिखा होना चाहिए। ठीक है। लिखो इसमें चैप्टर नंबर 1, नाम लिखते जाओ। चैप्टर नंबर 1 है आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। पहला चैप्टर का क्या नाम है? ठोस अवस्था। इस चैप्टर को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। देखिए आप लोग इंग्लिश में नाम याद रखिए, समझ आ रहा है? इंग्लिश में अगर आप नहीं नाम नहीं याद रखते हैं तो कंपटीशन वगैरह में दिक्कत होता है। समझ आ रहा है? बस जानिए, हमको तो इससे मतलब है ना, हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में लेकिन जानेंगे दोनों। हिंदी मीडियम का फायदा यही है कि हमको हिंदी भी आता है और इंग्लिश भी आता है। दूसरा लिखेगा विलयन। दूसरा चैप्टर है आपका विलयन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन।
हाँ एकदम, जो फेयर आप लोग बनाएंगे उसके पहले पेज पे आप लोग क्या लिखेंगे, ये सबका नाम, पहला ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा लिखिएगा, तीसरा विद्युत रसायन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 3 चैप्टर हो गया। पहले चैप्टर का नाम क्या है, ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा विद्युत रसायन, और चौथा चैप्टर है फोर्थ नंबर, अरे गलती हो गया, इसको आप लोग कर लीजिएगा विद्युत रसायन को, नहीं ठीक है, फोर्थ नंबर लिखिएगा, चौथा, चौथा लिखिएगा रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, बल गतिकी, इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, 5वां नंबर पे है आपका पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन, इसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। 6वां नंबर पे लिखिएगा आप लोग तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, के सिद्धांत, सिद्धांत एवं प्रक्रम, एवं प्रक्रम, एवं प्रक्रम, प्रोसेस। 7 नंबर पे लिखिएगा पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, इसकी इंग्लिश लिखिएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किसकी, इसकी इंग्लिश है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन स्पेलिंग लिख दें, EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड देयर प्रोसेस। अगला है 7 नंबर पी ब्लॉक के तत्व, इंग्लिश में इसको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोसेस। देखो हम हिंदी के साथ साथ थोड़ा बहुत हेडिंग जो है इंग्लिश में जरूर लिखते हैं, ठीक है, इसका बहुत फायदा मिलेगा आपको, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। 8वां नंबर पर लिखिएगा डी और एफ ब्लॉक के तत्व, 8वां नंबर पर सिलेबस, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, 9वां नंबर पे लिखिएगा, 9th नंबर पे, 9th नंबर उप सह संयोजी यौगिक, उप सह संयोजी यौगिक, उप सह संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 10 नंबर पे लिखिएगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स, इंग्लिश में इसको यही बोलते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स।
इसको हो जाएगा तो बताइएगा। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। थोड़ा नहीं, पूरा साइड होंगे। हो गया। 11 नंबर पे यहां लिख रहे हैं। 11th लिखिएगा, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। एल्कोहल, हाँ क्या चीज, क्या, वो पार्ट 1 है। ये जो बुक है ये पार्ट 1 है, इसका दूसरा बुक भी आपको मिलेगा, है ना। एल्कोहल, फिनॉल, फिनॉल तथा ईथर। ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। हो गया। 12 नंबर पे लिखिएगा, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इंग्लिश में भी यही नाम है इसका, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 13 नंबर पे लिखिएगा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। आप लोग हाई स्कूल कब पास है, हाई स्कूल कब पास किए, हाँ 2021 में। तो आप लोग के समय सिलेबस 30% हटाया गया था ना, या 100% था, 100% था। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस, हाँ इस बार पूरा सिलेबस है। बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजिनस बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बायोलॉजी का चैप्टर आता है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं जैव अणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। पंद्रह नंबर पे आता है आपका बहुलक। बहुलक, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलीमर। और लास्ट आता है 16, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये है आपका सिलेबस, और वो भी 100%। बहुलक की जो इंग्लिश लिखी हुई है उसको कहते हैं पॉलीमर, POLYMER, पॉलीमर। ये है आपका सिलेबस, वो भी कितना परसेंट, 100%, 100% सिलेबस 2024 में होगा ना एग्जाम, 2024। तैयार रहिएगा, जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल। जनवरी में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी में पेपर स्टार्ट हो जाएगा, मार्च में पेपर खत्म हो जाएगा होली से पहले, और होली मनाएगा घर पे आराम से। इस बार की कॉपी चेक हो गई है, नंबर दिया जा रहा है, आज या कल में नंबर
मतलब दिया जा रहा है, अब उसको चढ़ा दिया जाएगा कंप्यूटर में। हाँ, 10-15 अप्रैल के पहले पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई है दीदी वगैरह, कौन है? सिस्टर हैं, इस बार दिए हैं। चल, पेपर अच्छा हुआ था ना? कहाँ पढ़ी थी? गाँव में? पहली बार तुम आई हो इलाहाबाद? पहली बार इलाहाबाद आई हो? हाँ, इसके पहले भी रह चुकी हो? कुछ और तैयारी करती थी? ये है आपका सिलेबस 100%। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये वाला, ठीक है, ये पिछले साल नहीं था, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक, उसके बाद आपका हटाया गया था ये वाला चैप्टर। ठीक है, और कुछ इसमें से काट दिया गया था। 3 चैप्टर नहीं था पिछले साल आपके, और इस बार ये तीनों चैप्टर रहेगा। और सिलेबस कितना कर दिया है? 100%। ठीक, तो देख लो एक बार फिर से। ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसके बाद पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक, उपसंयोजी यौगिक, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैव अणु, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन। ये है आपका सिलेबस। ठीक है, और आपको हम बताए थे कुछ दिन पहले कि जो केमिस्ट्री है आपकी, देखो इधर देखो बाबू, जो केमिस्ट्री है आपकी, जो आपको पढ़ना है वो 3 भाग में दिया है वो आपका। एक है आपका फिजिकल, ठीक, दूसरा कौन सा था? इनऑर्गेनिक, और तीसरा क्या था? ऑर्गेनिक। यही 3 है ना आपका, और यही तीनों आपका 12th का सिलेबस भी है। तो इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा चैप्टर किस पार्ट का है। ठीक है, तो इधर देखो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 चैप्टर है, कहाँ से लेकर 1 से लेकर कहाँ तक? 5 तक। ये जो 1 से लेकर 5 तक है, ये कहाँ का है आपका? फिजिकल का। फिजिक्स नहीं भाई, फिजिकल पूरा लिख दे यहाँ, फिजिकल। समझ में आ रहा है? चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कौन सा केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आपका चैप्टर, ये तो अब सिलेबस में आ गया है ना। अब चैप्टर 6, 7, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक। कौन सा पार्ट है ये? इनऑर्गेनिक का। और इसके बाद जो भी बच गया सब कहाँ चला गया? ऑर्गेनिक में। जैसे चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, ये कहाँ चला गया? ऑर्गेनिक। यही 3 हिस्सा था हमारा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, ये था सिलेबस आपका, नोट कर लिए इसको। ठीक, मिटा दे इसको, बहुत मेहनत से लिखे। चलो, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जो आपको बताए थे कल। कल ही बताए थे ना? परसों बताए थे। आपको बताए थे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ या द्रव्य, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। ठीक, तो बताओ आप लोग, हाँ पदार्थ क्या होता है बताओ। हाँ, जगह घेर ले, वेरी गुड, द्रव्य कहते हैं। सही है ये? हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। बताओ, तुम बताओ परिभाषा क्या होगा? द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? और हाँ, द्रव्य कहलाता है, एकदम सही, दोनों लोगों का एकदम सही है। ठीक, इसको कितने भागों में बांटे थे? 2। एक हो गया था आपका भौतिक, भौतिक वर्गीकरण, यही था ना, वर्गीकरण। और दूसरा था आपका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। देखो अब यहां से कैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई। भौतिक परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण का मतलब ये होता है बांटना। ठीक है, और यही भौतिक वर्गीकरण कितने टाइप से बटा था? मुख्य रूप से कितना? 3, ऐसे देखा जाए तो 5। पहला क्या था आपका? ठोस, दूसरा क्या था आपका? द्रव, और तीसरा क्या था आपका? गैस। अभी हम सिर्फ इधर की बात करेंगे, समझ आ रहा है? सिर्फ इधर की बात करेंगे और उधर की बात में करेंगे।
अब इधर देखो, ये जो ठोस है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सॉलिड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। और यहां से आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? ठोस अवस्था। यही है ना? तो यही से शुरू करेंगे, जहां ठोस होगा वहीं से तो शुरू करेंगे। तो चैप्टर 1 कौन सा है? ठोस अवस्था। अब देखो, अब हमको जानना है कि ठोस की क्वालिटी क्या क्या होती है, तब ना उसके बारे में पढ़ पाएंगे। अब सुनो ध्यान से, ठोस जो होता है इसकी दो क्वालिटी। पहली क्वालिटी है कि इसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। आकार क्या होता है? निश्चित। कहने का मतलब है कि दुनिया का जितना भी ठोस है उसके आप आकार में आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको अगर उसका आकार बदलना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं बदलेगा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब आप बाहर से ताकत लगाइए। जैसे एक लोहे की रॉड है, अब आज भी उसी तरह पड़ा रहेगा, अगर कोई छुएगा नहीं उसको या उसका कोई स्वरूप नहीं बिगाड़ेगा, वो उसी तरह रहेगा। और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी उसी तरह मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, वही कर रहे हैं, एक्सटर्नल चीजों को छोड़ के अगर कहीं उसको ऐसे जगह रख दें कि वो खराब ना हो, तो वो क्या है? उसी तरह रहेगा कि नहीं रहेगा? उसका कोई स्वरूप बदलेगा नहीं। अब हम भौतिक की बात कर रहे हैं कि बाहर से कुछ चेंज हुआ उसका? नहीं, बाहर से कोई चेंजेस हुआ नहीं। और अगर हम उसको पकड़ के ऐसे दबा के मोड़ दें तो उसका आकार बदल रहा है कि नहीं? आकार बदल रहा है। अब देखो, उसका जो आकार होगा वो निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए उसको हम बाहर से बल लगा रहे हैं ना, अपने से तो हो नहीं रहा है। अपने से होता तब ना कहते कि आकार बदल रहा है। अब देखो, जितना भी ठोस है उसका आकार नहीं बदलता। अब जैसे ये है, इसका आकार बदलेगा? कहीं भी इसको रख दीजिए, ये मार्कर का आकार जैसा है वैसे ही रहेगा। ये जो डस्टर है यहाँ पर, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, हाँ, ये जो डस्टर है, इस डस्टर का क्या आकार बदलेगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, कल कल आएंगे तो ये मार्कर बन जाएगा? नहीं बनेगा। परसों जो है कैमरा बन के रिकॉर्डिंग कर लेगा, नहीं होगा ना। तो इसका आकार क्या है? फिक्स। क्या ये जो बेंच रखा हुआ है, कल आप लोग आएंगे तो बेड मिलेगा, सोफा मिलेगा, तो आराम से बैठ के पढ़ेंगे? नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है ठोस का आकार क्या है? निश्चित है। ठीक। दूसरा, इसका जो आयतन होता है, समझ में आ रहा है? आयतन क्या होता है? निश्चित। और जब उसका आकार निश्चित है तो आयतन ऑटोमेटिक निश्चित होगा। आयतन का मतलब होता है कि वो कितना जगह घेर रहा है। समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये इतना ही ना जगह घेरेगा जितना बड़ा है ये है। ठीक, तो इसका आकार ही इतना बड़ा है और आयतन भी इतना ही घेरेगा जितना बड़ा है ये। तो आकार और आयतन दोनों क्या है? निश्चित। तो ठोस की क्वालिटी क्या क्या हुई कि इसका आकार निश्चित होगा और दूसरा क्वालिटी क्या है? आयतन निश्चित होगा। समझ में आ गया? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां लिखेंगे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, वो क्या है कि इसके बीच जो है अंतर आणविक बल पाया जाता है। इसके बीच कौन सा बल पाया जाता है? अंतर आणविक बल। इस अंतर आणविक बल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। देखो फिर से, पहली चीज क्या है? ठोस की क्वालिटी, इसका आकार निश्चित होगा। दूसरा क्वालिटी क्या है? आयतन निश्चित होगा। तीसरा क्वालिटी है कि इसके अंदर अंतर आणविक बल पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? सुनिए इधर, जब इसका आकार निश्चित है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ऐसा बल काम कर रहा है कि इसको बांध के रखा है। समझ आ रहा है? जैसे जब गांव में भूसे की बोरी लादी जाती है ट्रक के ऊपर, तो ट्रक के आकार से ज्यादा ऊपर हो जाता है और उसको गिरने से बचाने के लिए रस्सी से खूब हुमच के बांधा जाता है। माना जाता है कि नहीं कि वो हिले डुले नहीं? तो कोई ना कोई उसको बाहरी ताकत से बांधा गया कि नहीं, ताकि वो गिरे ना। तो यही ताकत जो है वो ठोसों के अंदर पाया जाता है, ताकि उसके जो अणु है वो घसके नहीं इधर उधर। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ईंट लेके आए हम, ठीक, और उसके अंदर के अणु हिले डुले, तो अगर जैसे ही रखेंगे वो बिखर के अलग हो जाएगा। लेकिन वो क्या है? ठोस है, और ठोस की क्वालिटी है कि वो बिखरेगा नहीं, उसका आकार निश्चित होगा और आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। तो उसको जो बल बांधा है उस बल का नाम क्या है? अंतराणविक बल। देखो एग्जांपल हम यहां बना रहे हैं। सपोज करो ये एक बड़ी सी ईंट है,
क्या है ये? ईंट। इस ईंट के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इस ईंट के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे कण। और ये सारे के सारे कण एक दूसरे से अटैच रहते हैं, यानी चिपके रहते हैं एक दूसरे से। और जो चिपका हुआ बल है, होता है ना गांव में कौन को लड़का खूब बदन बदन धकेलेगा, तो चिपका हुआ जो बल है जो इसको बांध के रखा है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराणविक बल। समझ में आ गया? इसको बनाते जाइए, उस पर रखते। हाँ, ईंट बना लो। यहाँ लिख दे कौन सा ईंट आता है गांव में। बना लो कलुआ ईंट। उस पर लिखा रहता है ना, किसी किसी का नाम लिखा रहता है ईंट के ऊपर। चैप्टर 1 धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, ठीक, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 क्या है? ठोस अवस्था, और यहीं से स्टार्ट होगा। तो ठोस की क्वालिटी समझ में आई क्या क्या होता है? पहली क्वालिटी है कि इसका आकार निश्चित होता है, दूसरा आयतन दोनों निश्चित होता है, और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर कौन सा बल पाया जाता है? अंतर आणविक बल। और अगर कोई पूछ दे कि अंतर आणविक बल क्या होता है, तो क्या कहेंगे? ऐसा बल जो उसके अणुओं को बांध के रखे। समझ में आ रहा है? उसको बिखरने ना दे, वैसे बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल। ठीक है, आपको बताना है कि इन तीनों में से ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के अंदर ये बल पाया जाता है, अंतर आणविक बल। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से सबसे कम अंतर आणविक बल किसके बीच पाया जाएगा? ठोस, द्रव या गैस? किसके अंदर? गैस के अंदर। हाँ, गैस में सबसे कम का मतलब क्या होता है? लगभग नगण्य है, उसमें वंडरवाल फोर्स पाया जाता है, वो बहुत हल्का सा होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो किसके अंदर सबसे कम होगा? गैस। और गैस से ज्यादा किसमें होगा? द्रव में। और द्रव से ज्यादा किसमें होगा? तो में। यही कारण है कि कोई ईटा चला के मारता है तो खोपड़ी जल्दी फूटता है, कोई पानी एक बाल्टी फेंकता है तो सर फूटता है क्या? नहीं। कोई गैस का गुब्बारा छोड़ दिया तो नहीं, लेकिन ईटवा चला के मारेगा तो हॉस्पिटल में। समझ में आ गया? ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा जैसे बनाया है एकदम। ठीक, अब अगली हेडिंग बनाइए आप लोग, अवयवी कण। अवयवी कण। हाँ, ये प्लस नहीं है भाई, ये स्टार है। स्टार का मतलब पॉइंट, अगला पॉइंट। स्टार बनाते हैं नहीं, ऐसे 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 स्टार बनाते हैं, तो हम जो ऐसे किए, ऐसे 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 स्टार बनाने हाईलाइट के लिए। अंतर आणविक बल, सॉरी, अवयवी कण। हाँ, अवयवी कण हेडिंग डालना है, अवयवी कण। ठीक हो गया। अब देखो, अवयवी कण किसे कहते हैं? सबसे आसान, आप ये जो छोटा छोटा गोला देख रहे हैं ना इसके अंदर, यही छोटा छोटा गोला, ये सब का सब क्या है? अवयवी कण। समझ में आ रहा है? ये जितने भी गोले देख रहे हैं सब क्या है? अवयवी कण। यानी कहने का मतलब है कि कोई ठोस किससे मिलकर बना है, वही क्या कहलाता है? अवयवी कण। जैसे हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। तो हमारे शरीर के लिए, सिर्फ हमारे शरीर के लिए अवयवी कण क्या होगा? कोशिका। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका ही तो है। ये मकान जो है पूरा, ये किससे मिलकर बना है? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ईंट। ईंट के बिना मकान बन पाएगा? नहीं। आप कहेंगे सर जी बीम, बीम से ढाल दिए, तो बीम से जब ढालेंगे तो साइडिया तो खुला रहेगा, यहाँ से पढ़ाएंगे तो बगलिया से भैंसी होता कि सर जी तो ठोस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवयवी कण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवयवी कण। अब देखो, अवयवी कण में क्या क्या आता है? अवयवी कण में 3 चीज आता है। एक आता है आपका परमाणु, एक क्या आता है? परमाणु। दूसरा आता है आपका अणु, और तीसरा क्या आता है आपका? आयन। अब इसमें अंतर बताते हैं, ध्यान से सुनो।
अवयवी कण किससे मिलकर बना हो सकता है? या तो वो परमाणु होगा, या फिर वो क्या होगा, अणु होगा, या फिर वो क्या होगा, आयन। तीनों में से कोई एक होगा, और एक बार में सिर्फ एक ही टाइप का मिलेगा। नहीं समझ आ रहा है? जैसे अगर ये जितने भी कण हैं, अगर ये ईंट परमाणु को बना है तो सारा का सारा क्या होना चाहिए, परमाणु। अगर ये सारा का सारा अणु से बना है तो इसमें एक भी परमाणु नहीं आएगा, ना ही आयन आएगा। ठीक, अगर ये आयन से बना है तो सब का सब क्या होगा, आयन। समझ आ रहा है? अब अंतर समझो एग्जाम्पल पे। अगर हम परमाणु बनाते हैं, समझ आ रहा है, तो एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। अगर सिर्फ H लिखते हैं, सिर्फ H, तो ये क्या बनेगा, परमाणु। अगर इसी को हम H2 में लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, अणु। और इसी पर अगर हम कोई आवेश चिपका दिए, जैसे H+ चिपकाए या H- चिपकाए, तो ये क्या बनेगा आपका, आयन। समझ में आ रहा है? अणु के लिए सिंगल एटम होना चाहिए, सिंगल। अकेला है तो कौन सा है, ये परमाणु है। और किसी के साथ लग के आया या खुद के साथ लग के आया तो क्या बना, अणु। और अगर इस पे आवेश आ गया, आवेश का मतलब होता है प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो उस पर कौन सा आवेश है, जीरो, जीरो। जैसे H2 के ऊपर चार्ज देखेंगे तो कौन सा चार्ज है, जीरो। देखो प्लस माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालना, प्लस जब होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। और अगर एक बार प्लस लगा है, एक बार इलेक्ट्रॉन निकाला है, दो बार प्लस लगा है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है, दो। और तीन बार प्लस लगा है तो तीन, और एक बार माइनस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। देखो समझो ऐसे, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंसान है, हम लोग व्यापार किसमें करते हैं, पैसा में। किसमें करते हैं, पैसा में। किसी दुकान पे जाएंगे, 1 रुपया अगर हम ले लिए तो अमीर कौन हुआ, बहुत ज्यादा अमीर नहीं, मतलब 1 रुपए के सेंस में सोचो ना। आप लोग सोचेंगे 1 रुपए में कौन अमीर हो जाने वाला है, 1 रुपए में तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक, तो अगर कोई हमको 1 रुपए दे रहा है तो उसके मुकाबले हम 1 रुपए अमीर हुए कि नहीं। तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ। और खींचेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। और वही 1 रुपया हम उसको वापस लौटा दिए तो कौन सा चार्ज आएगा मेरे को, प्लस। समझा रहा है? और अगर कुछ लेन देन नहीं किया तो ना 1 रुपया दिए ना लिए तो चार्ज क्या होगा, जीरो। चार्ज क्या होगा, जीरो। ठीक है। तो अगर जब भी आपका कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व सिंगल आएगा तो वो क्या बनेगा, परमाणु। खुद के साथ या किसी और के साथ लग के आएगा तो अणु। और अगर चार्ज दिखे आपको प्लस या माइनस का तो क्या बन गया, आयन। तो एक बार प्लस का मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक बार माइनस का मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। समझ में आ गया? अवयवी कण समझ में आया? अवयवी कण किसे कहते हैं, कि कोई ठोस जिससे मिलकर बना है उसके सारे कण क्या कहलाते हैं, अवयवी कण। और ये किसका बना हो सकता है, परमाणु का हो सकता है, अणु का हो सकता है, या फिर आयन। ठीक है, कुछ लिखा दें, कुछ लिखवा दें, हेडिंग बनाओ सब लोग। पदार्थ, यहां से लिखाएंगे ना, कुछ कुछ लिखाए थोड़ी है हम अभी, यहां से लिखाएंगे फिर धीरे धीरे यहां तक पहुंचेंगे। ठीक, देखो हेडिंग बनाओ सब लोग, पदार्थ। पदार्थ, पदार्थ, कॉमा लगा देना, पदार्थ, कॉमा लगा देना। वह वस्तु, वह वस्तु जिसमें, जिसमें भार हो, भार हो, तथा जो स्थान घेरे, तथा जो स्थान घेरे। पहली कंडीशन क्या है, भार हो, दूसरा स्थान घेरे, ब्रैकेट में लिखेगा आयतन। स्थान घेरने को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन। स्थान घेरे पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ, पदार्थ कहलाता है। पैराग्राफ चेंज। पदार्थ को, पदार्थ को मुख्य रूप से, पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।
पॉइंट नंबर 1 करके लिखिएगा, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण। हाँ लिखो इसके अंदर, भौतिक वर्गीकरण में, भौतिक वर्गीकरण में, भौतिक वर्गीकरण में किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को देखकर, देखकर, छूकर, देखकर, छूकर, टेस्ट करके, टेस्ट करके इत्यादि माध्यमों द्वारा, इत्यादि माध्यमों द्वारा ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, वह ज्ञात किया जाता है, काट दीजिएगा उसको, वह लिखें आप लोग, वह काट दीजिएगा। ऐसा वर्गीकरण, ऐसा वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। ऐसा वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। ऐसा वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। हो गया? फिर लिखिएगा पुनः, पुनः, पुनः भौतिक वर्गीकरण को भी, पुनः भौतिक वर्गीकरण को भी 3 भागों में बांटा गया है। पुनः भौतिक वर्गीकरण को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1, पार्ट 1 मतलब पॉइंट नंबर 1 बना के लिखिएगा, ठोस। पॉइंट नंबर 2 द्रव। पॉइंट नंबर 3 गैस। ठोस, द्रव और गैस, यही होता है ना। अब हेडिंग बनाइएगा ठोस और इसकी परिभाषा लिखिए खुद से। कौन बताएगा? हाँ, ठोस क्या होता है? तो दोनों लोग का सही है। क्या कहलाता है? ठोस। लिखिए, यही एकदम पॉइंट लिखिएगा। पदार्थ का वह स्वरूप, पदार्थ का वह स्वरूप जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। पैराग्राफ चेंज और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा। तेज तो नहीं है? पैराग्राफ चेंज और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा, पदार्थों के मध्य, पदार्थ, अरे ठोस लिखिएगा, ठोसों के मध्य, ठोसों के मध्य, ठोसों के मध्य अंतर आणविक बल पाया जाता है। अंतर आणविक बल पाया जाता है। अंतर आणविक बल पाया जाता है जो कि, जो कि, जो कि ठोसों के, ठोसों के अवयवी कणों को बांध कर रखता है। जो कि ठोसों के अवयवी कणों को बांध कर रखता है। बात समझ में आ गया? ठोस की क्वालिटी क्या होती है? आकार और आयतन निश्चित होता है और इसके मध्य क्या पाया जाता है? अंतर आणविक बल। अब अगली हेडिंग बनाइए, अवयवी कण। आगे ना, यहाँ पे अवयवी कण, अवयवी कण। पदार्थ, पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अवयवी कण कहते हैं। पदार्थ
जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अवयवी कण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। हाँ, उन्हें अवयवी कण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज हो गया। पैराग्राफ चेंज हो गया। अवयवी कण या तो परमाणु, अवयवी कण या तो परमाणु या तो अणु या फिर आयन, या तो परमाणु या तो अणु या फिर आयन, इनमें से कोई भी हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है। बात सही है गलत है? सही है। इनमें से कोई भी हो सकता है। आप उदाहरण के तौर पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया है आपका। ठीक, आप लोग कॉपी बनाना शुरू करिए। फेयर, और फेयर जो है कम से कम 300 पेज का होना चाहिए। 300 पेज का आता है, 100 रुपए के ऊपर की कॉपी आती है। सब भर जाएगी, वो कम ही पड़ जाएगा वो। हाँ, फिलहाल आप लोग 100 रुपये वाला बनाइएगा। ठीक, तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कौन सा पार्ट है? फिजिकल। और 6, 7, 8 और 9 इनऑर्गेनिक, और उसके बाद जितना बचा सब ऑर्गेनिक। और ये जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक है फिजिकल, ठीक है, इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जो एग्जाम में आता है, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल। हाँ, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। हाँ, इसके बाद कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल थ्योरी है सिर्फ। थ्योरी एक थ्योरी और न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नहीं जानते हैं आप लोग? आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न समझते हैं? हाँ, नहीं, डेरिवेशन तो आएगा इसमें, लेकिन जो कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है कि मैथमेटिक्स के रूप में क्वेश्चन नहीं रहता है, हाँ, उसको हल करना है, वही होता है न्यूमेरिकल। ठीक, जैसे कह देगा आपको कि एक परमाणु की त्रिज्या इतनी है तो ज्ञात कीजिए ये क्या होगा, ठीक, या इसका आयतन क्या होगा, इस टाइप का सवाल उसमें रहेगा। और एग्जाम में इस टाइप का 2 सवाल आता है, 4, 4, 8 नंबर का। ठीक, 70 में से 8 नंबर कौन ले लिया न्यूमेरिकल? ठीक है, तो आज बस करें, टाइम हो गया आप लोग का भी, भूख लग गया होगा। कब से आए आप लोग? 5 बजे से। इसको नोट कर लीजिएगा। एक और चीज रुकिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज छूट रही है, यहाँ पे याद आ गया अभी। यहाँ पे लिखिएगा ज्यामिति। ज्यामिति इसी के नीचे लिखिएगा गोलाकार। जहां इसको लिखे उसके नीचे ज्यामिति इसकी गोलाकार लिख लीजिएगा। ज्यामिति गोलाकार, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पे आगे लगेगा सब चीज। ज्यामिति गोलाकार, ज्यामिति गोलाकार, ज्यामिति गोलाकार। गोलाकार का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? आप लोग बताइए, क्या ये गोलाकार है? हम तो कह रहे हैं वो गोलाकार नहीं है, ये सर्कल है, वृत्त। चूड़ी क्या होता है? वृत्त। तो अपना कड़ा निकालना, नहीं निकलेगा, तुम रखियो कड़ा, निकालो, लो, फेंकना नहीं, लेके आओ। ये जो कड़ा है, ठीक, ये जो कड़ा है ये क्या है? वृत्त है। ये क्या है? वृत्त। अब गोला क्या है? बचपन में आप लोग क्या करते थे? ऐसे रखते थे, गोल बनाने नहीं आता था तो ऐसे घुमा देते थे, क्या बन गया? गोला। अवृत्त क्या है? कि ये भर जाए पूरा। अवृत्त करें, सॉरी, स्फेयर, इसको हम लोग कहते हैं गोला ना। जैसे फुटबॉल अंदर से खाली रहता है, कुछ और सोचो, इसको हम पूरा भर दे, ठीक है, तो अब ये क्या दिखेगा? गोला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये क्या है? वृत्त। और ये क्या है? गोला। वृत्त और गोला में अंतर ये है कि ये होता है आपका 2D में और ये होता है आपका 3D में। 2D 3D समझ में आ रहा है? जिसमें 2 डायमेंशन और जिसमें 3 डायमेंशन, इसको कल बताएंगे। ठीक है, बस इतना जानिए कि गोला का मतलब होता है कि ऐसा
सर्कल जो पूरा भरा हो। जैसे आप लोग वो देखे हैं छर्रा, जानते हैं छर्रा? साइकिल के टायर में जो घूमता है उसके बीच में छोटा छोटा छर्रा। गोली, जानते हैं गोली? कंचा, गोली जो होता है शीशे का कंचा, वो क्या होता है? गोल होता है और छर होता है ना? क्या? नहीं नहीं, वो नहीं होगा। देखो ये क्या है? वृत्त है। और अगर हम इसको पकड़ के ऐसे जोर से नचा दे तो कुछ पल के लिए हमको दिखता है कि नहीं, गोल गोल गोल। कल हम दिखाएंगे आपको, ठीक है? बाकी इतना जानिए, गोलाकार का मतलब यही होता है। ठीक, बाकी क्लास हम लोग कल करेंगे। किसी को पता नहीं इसमें कुछ पूछना हो तो पूछिए, समझ आ रहा है? ये लो, ये तो किसी और को है। क्या?